हाँ, तो देखो भाई कल अपन ने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या क्या पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था कि पोषण क्या होता है, संतुलित भोजन क्या होता है, कुपोषण क्या होता है और कुपोषण के प्रकार पढ़े थे। देखो कुपोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। कुपोषण के प्रकार होते हैं, जैसे पहला कुपोषण अपन ने देखा था कि पहला कुपोषण जो है वो होता है प्रोटीन कुपोषण, फिर होता है विटामिन कुपोषण और फिर उसके बाद में खनिज कुपोषण होता है। ठीक है, खनिज कुपोषण के बारे में लास्ट बार अपन ने पढ़ लिया था। अब नया टॉपिक चलेगा अपना। देखो भाई अपने चैप्टर का नाम क्या था, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। अभी तक अपन ने किसके बारे में पढ़ा है, भोजन के बारे में पढ़ा है कि संतुलित भोजन क्या हो सकता है, असंतुलित भोजन क्या हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन को किस चीज में किस बारे में पढ़ना है, अपन को मानव स्वास्थ्य के बारे में, जो चैप्टर का सेकंड पार्ट होता है उसके बारे में पढ़ना है कि मानव स्वास्थ्य होता क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि मानव स्वास्थ्य के ऊपर अपन ने अभी तक भोजन का प्रभाव देखा है कि भोजन में अगर असंतुलित तत्व है या तत्वों की मात्रा पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती है तो उसके कारण कुपोषण हो जाता है। तो ये तो भोजन का प्रभाव हो गया, ठीक है, मानव स्वास्थ्य के ऊपर। अब दूसरा प्रभाव किस चीज का पड़ेगा, देखो भाई स्वास्थ्य के ऊपर दूसरा प्रभाव पड़ता है जल का। किसका प्रभाव पड़ेगा, जल का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अपने जो स्वच्छ जल होता है क्या उसका स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो मानव स्वास्थ्य के ऊपर स्वच्छ जल का अच्छा प्रभाव पड़ता है और दूषित जल का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अपन जल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो भाई क्या पढ़ना है अपन को, मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है। तो मानव स्वास्थ्य पर सबसे पहले किसका प्रभाव पड़ेगा, दूषित जल का या स्वच्छ जल का प्रभाव पड़ेगा। तो अपन लिख लेते हैं सबसे पहले जल के गुण। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, जल के गुण। अब देखो भाई किसी भी वस्तु के अगर गुणों के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी अच्छाइयां गिनाई जाती है हमेशा कि बुराइयां गिनाई जाती है, अच्छाइयां गिनाई जाती है। ठीक है, तो अपने जो जल होता है उसके गुण लिखने हैं अपन को। तो इसका मतलब उसके अंदर जो जो भी अच्छाई होगी, जो जो भी उसकी मतलब उससे जो जो भी लाभ हो सकते हैं उन सब के बारे में अपन को बताना पड़ेगा और उसके गुण क्या क्या होते हैं वो चीज बतानी है अपन को। तो पहला गुण क्या हो जाएगा अपना, देखो भाई अपन को क्या बताना है, जल के गुण बताने हैं। तो पहला गुण क्या आ जाएगा अपना, सबसे मोस्ट चीज ये है कि जल की पीएच का मान, किसका मान, पीएच का मान 7 होना चाहिए। तो अपना जो स्वच्छ जल होता है उसकी पीएच का मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। पहली बात क्लियर है यहाँ पे। पहला गुण क्या हो जाएगा जल का कि अपने जो जल होता है उसकी पीएच का मान क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज अपन उसके बारे में क्या लिखेंगे कि इसमें वनस्पति जो आंखों से देखे जा सकते हैं वे नहीं होने चाहिए। क्या दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्लियर है सबको। देखो पहला पॉइंट क्या है, पीएच का मान 7 होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि वनस्पति जो आंखों से देख सकते हैं। जैसे मान लो कि कचरा होता है, जैसे अपने पानी रखा हुआ है, अब पानी के अंदर मान लो किसी तरीके से कचरा आ जाता है उसके अंदर और उस कचरे को अगर अपन ग्रहण कर लेते हैं जल के साथ में तो अपने भी क्या हो जाएगा, रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, खून के अंदर खराबी आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो वनस्पति जो आंखों से देखे जा सकते हैं वो जल के अंदर नहीं होनी चाहिए। कॉमन सी बात है, ये चीजें याद करने योग्य है। ठीक है, इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसा कोई हार्ड चीज नहीं है। पहली चीज ये है कि पीएच का मान 7 यानी कि उदासीन होना चाहिए और दूसरी चीज क्या है कि आंखों से दिखने वाले वनस्पति के कण नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब तीसरी चीज के बारे में देखेंगे अपन कि तीसरा गुण क्या होता है इसका तीसरा गुण हो जाएगा कि इसके अंदर ऑक्सीजन का मान संतुलित होना चाहिए। देखो समझना बात को, पानी के अंदर ऑक्सीजन का मान क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। अब तुम सोचो कि पानी के अंदर ऑक्सीजन कहां से आई, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन कहां से आई। देखो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, तो यानी कि जल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन आयन भी है और इसके साथ में क्या है, ऑक्सीजन आयन भी है। ठीक है, तो जल के अंदर ऑक्सीजन का मान संतुलित होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो जलीय जीव ग्रहण करते हैं, तो एक तो जलीय जीव बच जाएंगे उसकी वजह से। दूसरी बात ये कि अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है।
ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यानी कि ऊर्जा को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जल के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर के अंदर गई या नहीं गई, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को क्या मिल सकेगी, ऑक्सीजन मिल सकेगी, ठीक है। तो अपने क्या है कि जल का गुण दूसरा क्या, तीसरा गुण क्या हो जाएगा जल का, कि जल के अंदर ऑक्सीजन का मान क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, ठीक है। और चौथा गुण क्या लिख देंगे अपन, देखो चौथा गुण क्या होता है इसका जल का अपने जल का चौथा गुण क्या हो जाएगा कि जल में हानिकारक सूक्ष्मजीव नहीं हो। चौथा गुण क्या हो जाएगा अपने जल का कि जल में हानिकारक सूक्ष्मजीव नहीं होने चाहिए, क्योंकि हानिकारक सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो एक बार जल के दोबारा से गुण देख लेना, सीधे सीधे से गुण है। पहली चीज ये कि पीएच का मान क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि अपने जल के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज ये कि उसमें ऑक्सीजन का मान क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। और चौथी चीज क्या आ जाएगी अपने अंदर, देखो जल के अंदर चौथी चीज क्या आ जाएगी कि जल के अंदर हानिकारक सूक्ष्मजीव नहीं पाए जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ये जल के गुण हो गए अपने। देखो अब आगे देखो जल के गुण पढ़ लिए। अब देखो अगर जल के कुछ गुण होते हैं, स्वच्छ जल के कुछ गुण होते हैं, तो उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं, और दुष्प्रभाव ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपने जो दूषित जल होता है उसका शरीर के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो दूषित जल के दुष्प्रभाव देख ले मैं अपन। तो देखो दुष्प्रभाव देखो दूषित जल के क्या दुष्प्रभाव हो जाएंगे अपने कि दूषित जल में रोगाणु पाए जाते हैं, आई बात समझ में। और ये रोगाणु क्या करते हैं अपने अंदर ये रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और कौन से रोग होते हैं, वो संक्रामक रोग होते हैं। तो दूषित जल के सेवन से, देखो इधर समझना, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि दूषित जल के सेवन से वायरल संक्रमण जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। देखो समझना अगर दूषित जल को ग्रहण किया जाएगा तो दूषित जल के अंदर अगर रोगाणु है, जैसे वायरस है या फिर अपने जीवाणु हो जाते हैं या फिर विषाणु हो जाते हैं, वायरस हो जाते हैं या फिर इसके अलावा कृमि हो जाते हैं, तो ये जो सूक्ष्मजीव है या हानिकारक सूक्ष्मजीव है, और हानिकारक सूक्ष्मजीव क्या करेंगे अपने शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न कर देंगे, जिसका नाम क्या दे देंगे अपन, वायरल संक्रमण। दूसरी चीज, एक मोस्ट चीज है कि नारू, क्या है, नारू या बाला रोग। नारू या बाला रोग, अब ये किसके अंदर पाया जाता है, दूषित जल के अंदर पाया जाता है। अच्छा, इसका प्रभाव क्या पड़ता है शरीर के ऊपर कि जैसे नारू या बाला रोग जो है वो किसके अंदर है, जल के अंदर है। अब जल के अंदर नारू या बाला रोग है, जल के अंदर नारू या बाला रोग है, रोगजनक है। रोगजनक कौन से होते हैं, तो रोगजनक का नाम लिख देते हैं अपन यहाँ पे। रोगजनक कौन सा होता है इसका रोगजनक होता है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। तो नारू या बाला रोग का रोगजनक कौन होता है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस होता है। अब ये ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस किसके अंदर है, पानी के अंदर है। अब मान लो उस पानी का अपन ने सेवन कर लिया, उस पानी को अपन ने पी लिया, तो नारू या बाला रोग के जो रोगजनक है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस वो शरीर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब शरीर के अंदर जाने के बाद वो फुंसियां उत्पन्न करेंगे, ठीक है, और वो पूरी स्किन के ऊपर क्या हो जाएगी, फुंसियां हो जाएगी। फिर उसके बाद में वो वहां से बाहर निकलेंगे। तो ये जो नारू या बाला रोग है, इसकी वजह से जो मनुष्य है उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो हानिकारक जल के दुष्प्रभाव दो हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, पहला तो ये कि इससे वायरल संक्रमण होता है, और दूसरा क्या हो जाएगा कि इसके अंदर नारू या बाला रोग पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस पाया जाता है जो नारू या बाला रोग उत्पन्न कर देता है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबके, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा देखो अब आगे अगला टॉपिक देखो,
अच्छा देखना अब अगला टॉपिक हो जाएगा अपना मोटापा। अच्छा यहाँ से देखो कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो देंगे उनके लिए भी सबसे ज्यादा मोस्ट चीज आ रही है कि मोटापे से यहाँ से चालू होएगा अपने, तो मोटापे के बाद आ जाएगा अपने रक्तचाप। रक्तचाप कौन कौन से प्रकार का होता है, कौन कौन सा सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है, ये सारी चीजें जो है ये किसके अंदर पूछी जाती है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो ये मत सोचना कि सिर्फ ये 10th लेवल के लिए, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान देना इसके ऊपर कि होता क्या है, ये आगे भी बहुत काम आने वाला है आप लोगों के, ठीक है। तो मोटापे को देख लो। सबसे पहले तो मोटापा क्या होता है भाई, मोटापा क्या होता है, जो व्यक्ति अपन को मोटा दिखाई दे रहा है, जिसका वजन ज्यादा है, वो अपन को क्या लगेगा, मोटा लगेगा, ठीक है। तो इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, मोटापा बोलते हैं। अब तुमने देखा होगा ज्यादातर मोटे लोग जैसे घर के अंदर ही होते हैं किसी के मोटे लोग, या बाहर देखे होंगे तुमने, तो ज्यादातर उनके क्या होती है, बीमारियां होती है। अब बीमारियां कौन कौन सी होती है, जैसे कोई मोटा व्यक्ति है, अब उसको कौन सी बीमारी हो सकती है, उसको हो सकता है मधुमेह। मधुमेह यानी कि क्या होता है, मधुमेह होता है शुगर, ठीक है। शुगर यानी कि उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। यानी कि अगर वो मीठा ज्यादा खाता है तो उसके कारण उसमें मधुमेह रोग हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है वैसे मधुमेह रोग। तो ये भी कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बता दूं कि इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन हार्मोन प्राप्त कहां से होता है, अपन को अग्नाशय ग्रंथि से प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब समझना बात को। अब मोटापा जो है उसकी वजह से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। इसके अलावा बीपी बढ़ जाती है बहुत सौ की, बीपी घट जाती है बहुत सौ की, ठीक है। जो नसें रहती है उसकी आंतरिक दीवारों पे दाब कम हो जाता है, दाब ज्यादा हो जाता है। तो दाब ज्यादा होएगा तो रक्तचाप बढ़ जाएगा, दाब कम होएगा तो रक्तचाप घट जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबके। अच्छा आगे देखना, इसके अलावा कौन कौन से रोग होते हैं। देखो मोटे लोग जो रहते हैं वो खर्राटे लेते हैं या नहीं लेते, लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि सांस लेने में भी इनमें क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या क्या होता है। पहली चीज तो ये कि मधुमेह हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी अपने कि रक्तचाप बढ़ना या घटना, ठीक है। और इसके अलावा क्या आ जाएगा कि श्वास लेने में परेशानी, क्या आ जाएगी, श्वास लेने में परेशानी आ जाएगी। यहां तक समझ में आ गया सबके, ठीक है। अब देखो भाई, मोटापा है तो मोटापा का कोई लाभ नहीं होता है, समझना बात को। क्या कभी किसी मोटे व्यक्ति को मोटापे से लाभ हुआ है क्या? तुम खुद सोचो अपने जीवन के अंदर, क्या तुम मोटा होना चाहते हो, क्या नहीं होना चाहते, ठीक है। हमेशा क्या रहना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, ठीक है। तो मोटे लोगों के क्या होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं कुछ, यानी कि उनके अंदर रोग उत्पन्न हो रहे हैं तो उनको दुष्प्रभाव होंगे नहीं होंगे मोटापे के, ठीक है। तो मोटापे से क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, मोटापे से दुष्प्रभाव नहीं, सॉरी, समझना बात को। अपने मोटापा जो है वो नापा किस तरीके से जाता है वो चीज देखेंगे अपन, ठीक है। तो नापेंगे किससे, देखो इधर समझो। एक इकाई होती है BMI, इकाई का नाम क्या है, BMI। इसकी फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। हिंदी में इसे बोलेंगे अपन शरीर भार सूचकांक। तो ये शरीर भार सूचकांक जो है ये क्या करता है, शरीर के अंदर मोटापे की इकाई को निर्धारित करता है। जैसे मान लो कि किसी का अगर मोटापा, देखो समझना बात को, अगर किसी का मोटापा 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है तो वो नॉर्मल में आ जाता है, यानी कि उसको मोटा नहीं कह सकते अपन, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। अगर किसी का भार जो है वो 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मोटापा। क्या बोलेंगे उसे अपन, मोटापा बोलेंगे। अच्छा, ये शरीर भार सूचकांक को नापा किस तरीके से जाता है, इधर समझना, बिल्कुल एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा शरीर भार सूचकांक को मापा कैसे जाता है। देखो, पहले अपन जिस व्यक्ति का शरीर भार सूचकांक नाप रहे हैं उसके वजन को देखेंगे, ठीक है, यानी कि उसके भार को देखेंगे। जैसे मान लो किसी का भार देखा अपन ने, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, उसका भार देखेंगे। इस भार के अंदर उसकी जो लंबाई होगी, जैसे मान लो कि 5 फुट की उसकी लंबाई है, ठीक है, तो 5 फुट का क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि उसकी लंबाई का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और उसका भाग किसके अंदर दे देंगे, भार के अंदर दे देंगे। तो लंबाई का स्क्वायर करके किसके अंदर भाग दे देंगे, भार के अंदर भाग दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या निकाली जा सकती है, BMI,
यहाँ तक क्लियर है सबके? बहुत बढ़िया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ते हैं आप। अच्छा, ये टॉपिक पढ़ लिया। अब इसके बाद में देखो रक्तचाप क्या होता है। देखो नया टॉपिक है रक्तचाप। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है? मोटापा पढ़ लिया, ठीक है। मोटापे के बाद में अब अपन क्या पढ़ेंगे? रक्तचाप पढ़ेंगे। तो रक्तचाप होता क्या है वो समझना बात को। रक्तचाप देखो, रक्त जो है वो किसके अंदर गति करता है? शरीर में रक्त किसके अंदर गति करता है? धमनियों के अंदर। किसके अंदर गति करता है? धमनियों के अंदर। धमनियां क्या होती है? जैसे ये नसें हाथों की, इनके अंदर रक्त क्या कर रहा है? गति कर रहा है, ठीक है। इन्हीं को अपन क्या बोलेंगे? धमनी बोलेंगे। तो स्वच्छ रक्त जो है वो किसके अंदर गति करता है? धमनियों के अंदर गति करता है। तो देखो परिभाषा कैसे बनेगी रक्तचाप की? रक्तचाप की परिभाषा कैसे बनेगी देखो समझना, कि धमनियों पर रक्त द्वारा डाला गया दाब, धमनियों पर रक्त द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाएगा? रक्तचाप कहलाएगा। अच्छा, उदाहरण के हिसाब से देखो, इधर समझो, एक पाइप है, जैसे इस पाइप से क्या प्रवाहित हो रहा है? जल प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। अब जल अगर इससे प्रवाहित होएगा तो कभी पाइप के हाथ लगा के देखना, अगर तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब अपन को क्या महसूस होएगा? उसके अंदर प्रवाह महसूस होएगा, यानी कि जल जो है वो पाइप की आंतरिक दीवारों पे क्या डाल रहा है? दाब डाल रहा है। उसी तरीके से ये एक नस है, इस नस के अंदर क्या प्रवाहित हो रहा है? रक्त प्रवाहित हो रहा है। तो रक्त जो है वो इसकी आंतरिक दीवारों पे दाब डालेगा या नहीं डालेगा? आई बात समझ में? तो इसी चीज को अपन क्या बोलेंगे? रक्तचाप बोलेंगे। तो ये वाहिनी क्या हो जाएगी यहाँ पे? धमनी, और इस धमनी की आंतरिक दीवार पे रक्त क्या डाल रहा है? दाब डाल रहा है। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? रक्तचाप बोलते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि धमनियों की आंतरिक दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाएगा? रक्तचाप कहलाएगा। परिभाषा याद हो जाएगी, धमनियों की आंतरिक दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाएगा? रक्तचाप कहलाएगा। बहुत इजी सी डेफिनेशन है। क्या है? धमनियों की आंतरिक दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाएगा? रक्तचाप कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब रक्तचाप जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायसिस्टोलिक, ठीक है। तो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक क्या होता है देखो इधर समझो। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप, तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है देखो इधर समझना। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120 से 80। कितना होता है? 120 से 80। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला 120 है, यानी कि ऊपर के शरीर का जो है, इसको तो अपन क्या बोलेंगे? डायसिस्टोलिक। और ये नीचे वाला जो 80 है, इसे अपन क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सिस्टोलिक। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। तो 120 वाले को तो अपन क्या बोलेंगे? डायसिस्टोलिक, जो ऊपर वाला है शरीर के, और 80 वाले को क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक। तो डायसिस्टोलिक अपॉन सिस्टोलिक हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे सबको? ठीक है। तो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दो प्रकार का रक्तचाप होता है यहाँ पे। अब इसके अलावा अगर इसका अपन प्रकार का अध्ययन करते जाएं तो 10th क्लास के अंदर तुम्हारे दो प्रकार और दे रखे हैं इसके। तो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं देखो इधर समझना। रक्तचाप के दो प्रकार हैं। एक तो उच्च रक्तचाप, मार्कर चेंज करता हूं। रक्तचाप के दो प्रकार दे रखे हैं। पहला तो क्या हो जाएगा? उच्च रक्तचाप। अब उच्च रक्तचाप हो जाएगा पहला तो, और दूसरा क्या हो जाएगा? निम्न रक्तचाप। अब देखो समझना यहाँ पे कि उच्च रक्तचाप का मतलब क्या होता है। उच्च का मतलब क्या होता है? ज्यादा, या फिर अपन बोलते हैं कि तीव्र। ठीक है। तो अपन ने जो रक्तचाप की डेफिनेशन वो पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी कि धमनियों की दीवारों पर डाला गया दाब। अब उच्च रक्तचाप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि धमनियों की आंतरिक दीवारों पर तीव्र गति से या तीव्र प्रवाह से डाला गया दाब। ठीक है।
तो सीधी सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी कि धमनियों की आंतरिक दीवारों पर तीव्र प्रवाह से डाला गया दाब क्या कहलाएगा? उच्च रक्तचाप कहलाएगा। यहां तक क्लियर है सबके? उसी तरीके से अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? निम्न रक्तचाप के बारे में पढ़ेंगे। तो निम्न रक्तचाप की क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि धमनियों की, उल्टा हो जाएगा इसका, देखो, धमनियों की आंतरिक दीवारों पर धीमी गति से डाला गया दाब क्या कहलाएगा? निम्न रक्तचाप कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों परिभाषाओं को फटाफट से याद कर लो। पहली परिभाषा क्या है? धमनियों की आंतरिक दीवारों पर तीव्र गति से डाला गया दाब, और धमनियों की आंतरिक दीवारों पर निम्न गति से डाला गया दाब। ठीक है, तो धमनियों की आंतरिक दीवारों पर तीव्र गति से डाला गया दाब क्या हो जाएगा? उच्च रक्तचाप, और निम्न गति से डाला गया दाब निम्न रक्तचाप। ठीक है, इसके अलावा रक्तचाप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि धमनी यानी कि नसों की आंतरिक दीवारों पर डाला गया दाब क्या कहलाएगा? रक्तचाप कहलाएगा। बहुत इजी टॉपिक है अपना, तो इसको फटाफट से याद कर लो, फिर आगे पढ़ाता हूं। देख, हाँ हो गया होगा। अगला टॉपिक देखना, देखो भाई अगला टॉपिक हो जाएगा अपने नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ, देखो नशीले पदार्थ क्या होते हैं? नशीले पदार्थ के बारे में देखना, सबसे पहली चीज, नशीले पदार्थ होते क्या हैं? जो नशा उत्पन्न करें। ठीक है, नशीले पदार्थ क्या हो जाएंगे? जो नशा उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लो कि कोई अगर सुपारी खाता है तो उसे सुपारी का नशा है। कोई अगर गुटखा खाता है और बार बार खाता है, देखो गुटखा खाने वाले से अगर एक बार गुटखा अपन छुड़वा देंगे तो वो दोबारा फिर से खाएगा, फिर छुड़वा दोगे फिर दोबारा से खाएगा, यानी कि उससे लत छोड़ी नहीं जा सकती। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या होता है? गुटखा नशा होता है। ठीक है, तो यानी कि गुटखा क्या हो जाएगा? नशीला पदार्थ हो जाएगा। उसी तरीके से अगर अपन बात करें कि मदिरा यानी कि शराब, तो शराब भी क्या हो जाएगा? नशा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है? नशे के अंतर्गत आती है। अफीम है, अफीम भी नशा होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अपन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? पहली वस्तु क्या पढ़ेंगे अपन इसके अंदर? गुटखा। तो पहला क्या डाल देंगे अपन? गुटखा। गुटखा। अब देखो गुटखा कैसे बनाया जाता है? गुटखे का मतलब ये है कि जो आती है, जैसे विमल है या फिर तानसेन है, ये चीजें किसके अंदर आती है? गुटखे के अंदर आती है। ठीक है, इनके अंदर सुपारी के दाने होते हैं या नहीं होते? होते हैं। ठीक है, तो अपन को ये पता लगाना है सबसे पहले कि गुटखे के अंदर होती क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो गुटखे के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है वो देख लो। सबसे पहले एक तो होती है सुपारी के दाने, दूसरी चीज है गुटखे के अंदर खुशबू आती है नहीं आती? मुझे तो आती है। ठीक है, तो गुटखे के अंदर खुशबू आती है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? संश्लेषित। संश्लेषित खुशबू। तीसरी चीज क्या आ जाएगी इसके अंदर? धातु के वर्ग क्या पाया जाता है इसके अंदर? तीसरी चीज धातु के वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या पाया जाता है? कत्था और चूना आदि। ये सारी चीजें किसके अंदर पाई जाती है? गुटखे के अंदर पाई जाती है। दोबारा से देखना, सुपारी के दाने, संश्लेषित खुशबू, जो कृत्रिम रूप से किसके अंदर बनाई जाती है? ये प्रयोगशालाओं के अंदर बनाई जाती है। ठीक है, तो संश्लेषित खुशबू पाई जाती है। धातुओं के वर्ग, धातु जो होती है उसके ऊपर की परत जो होती है उसको बोलते हैं धातुओं के वर्ग, तो ये पाए जाते हैं। तीसरी चीज अपने पास आ गया कत्था। कत्था अपन जानते हैं पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है कत्था, और इसके अलावा चूना
प्राप्त किया जाता है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर पाई जाती है? गुटके के अंदर पाई जाती है। अब ये सारी चीजें अगर गुटके के अंदर पाई जाती है तो ये क्या करेगी? अब शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करेगी। तो रोग कौन कौन से हो जाते हैं इससे? देखो रोग कौन सा होगा इससे, ये मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे, बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट चीज है ये समझना है यहाँ पे कि इसके ज्यादा सेवन से, इसके गुटके के इसके ज्यादा सेवन से जबड़े की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिसे सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। तो देखो भाई, जब गुटखे का सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है तो इसके सेवन से जबड़े की मांसपेशियां क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती हैं। तो तुमने देखा होगा जो ज्यादा विमल गुटखा वगैरह खाता है तो उसके कभी ऐसे भी चेक करना, उससे बोलना कि तू अपने मुंह के अंदर पूरी 4 उंगलियां डाल के देख एक बार, ठीक है? तो 4 उंगलियां जो है वो उसके अंदर उसके मुंह के अंदर जो है निमाएगी। क्यों निमाएगी? क्योंकि उसके जो जबड़े की ये मांसपेशियां होती है ये क्या हो गई है? सिकुड़ गई है। अब सिकुड़ गई है तो जबड़ा पूरी तरीके से नहीं खुलेगा। क्लियर है यहाँ पे? तो जबड़ा अगर पूरी तरीके से नहीं खुलेगा तो उस रोग को अपन क्या बोलेंगे? सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग। जैसे मान लो गुटखा खाने वाला व्यक्ति किसके पास जाएगा? किसी डॉक्टर के पास जाएगा। अब उसकी मांसपेशियां पूरी तरीके से खुल दी, उसके मुंह के अंदर निवाला भी नहीं जा रहा खाने का, वो किसी चीज को खा भी नहीं पा रहा, नंची की सहायता से उसके मुंह के अंदर सारी चीजें जा रही है, ठीक है? तो वो क्या बोलेगा कि कौन सा रोग हुआ है? तो वो बोलेगा सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हुआ है, जो तुम्हारे 10th क्लास के अंदर आ चुका है। तो ऐसे जनरल नॉलेज ज्ञान बांटा किया करो, ज्ञानदास बनो। ज्ञानदास बनोगे तभी तो ज्ञान देगी पब्लिक और तभी तो तुम्हें इंपॉर्टेंस देगी वो, ठीक है? तो अपन क्या बोलेंगे कि इससे क्या हो रहा है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो रहा है। तो गुटखे के सेवन से क्या होता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। दूसरी बात ये कि गुटखे के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? तो अपन बोलेंगे कत्था हो गया, इसके अलावा चूना हो गया, धातुओं के वर्ग हो गए, सुपारी के टुकड़े हो गए, संश्लेषित खुशबू हो गई। ये सारी चीजें किसके अंदर पाई जाती है? गुटखे के अंदर पाई जाती है। गुटखा क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, गुटखे का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। और मोस्ट है ये गुटखा, यहाँ से देख लेना। अब देखो गुटखा हो चुका है। गुटखे के बाद में अपना अगला नशीला पदार्थ क्या आ जाएगा? अगला नशीला पदार्थ आ जाएगा अपना तंबाकू। अगला नशीला पदार्थ क्या आ जाएगा? अपना तंबाकू। अब तंबाकू को समझना। देखो गुटखा और तंबाकू अलग अलग होता है। गुटखा तो होता है जिसके अंदर सुपारी के टुकड़े पाए जाते हैं, और अपना तंबाकू अलग होता है। तंबाकू क्या होता है? जैसे जर्दा है, खैनी है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? तंबाकू के अंदर आती है। क्या जो अपने ये जर्दा होता है इसके अंदर क्या सुपारी के टुकड़े पाए जाते हैं? क्या नहीं पाए जाते? इसका मतलब ये किसके अंदर आएगा? तंबाकू के अंदर आएगा। तो तंबाकू का मतलब समझ लेना कि तंबाकू का मतलब होता क्या है? तंबाकू जो है वो जर्दा या खैनी को अपन क्या बोल सकते हैं? तंबाकू बोल सकते हैं, ठीक है? अब तंबाकू किस पादप से प्राप्त किया जाता है? तो वो देखो तंबाकू किस पादप से प्राप्त किया जाता है। तो पादप का नाम याद कर लेंगे अपन पहले। पादप का नाम हो जाएगा अपना निकोटिएना, निकोटिएना टोबैकम, निकोटिएना टोबैकम। कैसे याद करोगे इसे? देखो भाई तंबाकू है, तंबाकू को इंग्लिश में बोला जाता है टोबैको। टोबैको क्या बोला जाता है? टोबैको बोला जाता है। तो इस टोबैको से क्या बना हुआ है? टोबैकम बना हुआ है, ठीक है? और इसका प्रमुख एल्केलॉइड, प्रमुख एल्केलॉइड, इसका प्रमुख एल्केलॉइड होता है अपना तंबाकू का प्रमुख एल्केलॉइड होता है निकोटीन, निकोटीन। तो ये निकोटीन जो है वो किसके अंदर पाया जाता है? तंबाकू के अंदर पाया जाता है। तो पहला नाम, इसके पादप का पहला नाम तो किससे बना है? निकोटीन से। तो अपन क्या बोलेंगे? निकोटिएना, ठीक है? और दूसरा नाम किससे बना हुआ है? टोबैको से। तो अपन इसे क्या बोलेंगे? टोबैकम। दोनों नाम याद हो जाएंगे। तो तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? निकोटिएना टोबैकम। और इसका प्रमुख एल्केलॉइड क्या होता है? निकोटीन होता है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, ठीक है?
उसके बाद देखो इसके खाने से, तंबाकू के खाने से हानियां क्या क्या होती है, देखो समझना बात को। तंबाकू के खाने से हानियां, तो पहली हानि क्या हो जाएगी, इसके कारण तंबाकू के खाने से क्या होएगा, कैंसर रोग। पहली चीज तो क्या हो जाएगी, कैंसर का रोग हो जाएगा। अब कैंसर का रोग कहीं भी हो सकता है, जैसे मान लो कि अपने गले में कैंसर का रोग हो जाएगा, जीवान पे हो जाएगा, कहीं पे भी कैंसर का रोग हो सकता है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, बीपी का बढ़ना, तो बीपी क्या हो जाएगी, बीपी का बढ़ना, यानी कि बीपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और तीसरी चीज, जो गर्भवती महिलाएं रहती है, गर्भवती महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में भ्रूण विकास की गति धीमी हो जाती है। देखो तंबाकू के सेवन से क्या हो रहा है, कैंसर रोग हो रहा है। अब तंबाकू के सेवन से कैंसर रोग किस तरीके से हुआ, कैंसर रोग के अंदर क्या होता है, कैंसर रोग के अंदर किसी विशेष स्थान पे बहुत सारी कोशिकाएं एकत्रित हो जाती है। जैसे मान लो कि कोशिकाएं जो है वो क्या करेगी, कोशिका विभाजन करेगी, और ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाएगा तो बहुत सारी कोशिकाएं एक स्थान पे हो जाएगी, तो उस स्थान पे क्या बन जाएगी, ट्यूमर बन जाएगा, ठीक है। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, कैंसर बोलेंगे। यानी कि कोई किसी विशेष स्थान पे कोशिकाएं अधिक मात्रा में क्या कर ले, विभाजन कर ले, तो उसके कारण कौन सा रोग होता है, कैंसर रोग होता है। तो जैसे मान लो कि कैंसर, गले में कैंसर हुआ तो गला क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ब्रेन कैंसर हुआ तो ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगी, गांठें बन जाएगी, ठीक है। तो इसे क्या अपन क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। दूसरी चीज है बीपी का बढ़ना। बीपी क्यों बढ़ेगी, अब देखो जब गुटखे का, तंबाकू का सेवन किया जाएगा तो बीपी किस तरीके से बढ़ती है, देखो समझना बात को। ये यहाँ पे अपनी क्या है, धमनियां हैं। अब जैसे अपन क्या कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो ये जो धमनियां हैं इनके आंतरिक दीवारों में क्या हो जाएगी, सूजन आ जाएगी। सूजन आने की वजह से ये आंतरिक दीवारें क्या होगी, धमनियों की मोटी होगी। तो पहले जब इसके अंदर से फ्लो हो रहा था रक्त, तब तो आराम से निकल रहा था, लेकिन अब अगर ये दीवारें मोटी होगी है तो इससे रक्त को निकलने में क्या आएगी, परेशानी आएगी, जिसकी वजह से बीपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। तो बीपी किस वजह से बढ़ी, क्योंकि धमनियों की आंतरिक दीवारें क्या हो गई, मोटी हो गई। यहाँ पे क्लियर है। और तीसरी चीज क्या हो जाएगी, गर्भवती महिलाओं में भ्रूण विकास की गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो गर्भवती महिलाएं जो होती है उनके अंदर भ्रूण यानी कि बच्चे का विकास जो है वो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। फिर बच्चा जो है वो पैदा होएगा तो उसके कोई एक का हाथ कमजोर है या पाँव कमजोर है या आंडा है या टोंडा है, किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। क्यों हुआ वो, क्योंकि वो जो उसकी मम्मी थी, उसकी मम्मी क्या कर रही थी, तंबाकू का सेवन कर रही थी। गांव के अंदर अभी भी औरतें जो है वो तंबाकू का सेवन करती है और उनके छोरे छोरी ऐसे ही पैदा होते हैं, फिर अंडे टोंडे, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, अगला टॉपिक क्या है अपना। हाँ तो देखो भाई, अगला क्या आ जाएगा अपना, अगला समझना, अगला आ जाएगा अपना नशीले पदार्थ के अंदर मदिरा। मदिरा का मतलब सभी जानते हैं, दारू। मदिरा का मतलब क्या होता है, दारू यानी कि शराब। शराब क्या होती है, मदिरा होती है। तो अगला टॉपिक क्या आ जाएगा अपना, मदिरा। मदिरा, इस मदिरा को क्या बोला जाता है, शराब बोला जाता है, ठीक है। अब शराब जो है, इसकी सबसे पहली चीज जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि इसका प्रमुख एल्केलॉइड क्या होता है। एल्केलॉइड यानी कि इसके अंदर प्रमुख पदार्थ क्या होता है जो नशा उत्पन्न करता है। तो प्रमुख पदार्थ क्या होता है नशा उत्पन्न करने वाला, इसके अंदर प्रमुख पदार्थ होता है एथिल एल्कोहल, जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर नशीला पदार्थ है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अपने जो मदिरा होती है, शराब होती है, इसके अंदर नशा कौन उत्पन्न करता है, तो इसके अंदर नशा कौन उत्पन्न करता है, एथिल एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल जो है इसके अंदर नशा उत्पन्न करता है। किसके अंदर, मदिरा के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद में दूसरी चीज अपन क्या देखेंगे, इसके दुष्प्रभाव। तो मदिरा के क्या दुष्प्रभाव होते हैं वो समझ लेना। अब जैसे मान लो कि कोई रेगुलर अगर मदिरा का सेवन करता है तो मदिरा के अंदर क्या पाया जाता है, एथिल एल्कोहल,
ठीक है। जो एथिल एल्कोहल है वो किसके अंदर जाएगा, रक्त के अंदर जाएगा, ठीक है। और रक्त जो है इसे कहां पे लेके जाएगा, यकृत के अंदर लेकर जाएगा, ठीक है। रक्त जो है वो एथिल एल्कोहल को किसके अंदर लेके जाएगा, यकृत के अंदर लेकर जाएगा। अब अगर जा रहा है तो कुछ प्रभाव होएगा इसका, तो एथिल एल्कोहल वहां पे जाके किसमें बदल जाएगा, एसिड एल्डिहाइड, जो क्या होता है, विषैला होता है, ठीक है। एसिड एल्डिहाइड क्या होता है, विषैला होता है। अब ये विषैला होता है तो कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न करेगा ये यकृत के अंदर। तो ये यकृत के अंदर कौन सा रोग उत्पन्न कर देता है, यकृत के अंदर वसीय यकृत रोग उत्पन्न करता है। और ये वसीय यकृत रोग जो है ये सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अपने मदिरा के अंदर क्या पाया जाता है, ये एथिल एल्कोहल पाया जाता है, जो यकृत के अंदर जाने पे एसिड एल्डिहाइड में बदल जाता है। एसिड एल्डिहाइड एक विषैला पदार्थ होता है जो यकृत के अंदर वसीय यकृत रोग उत्पन्न कर देता है। यहाँ तक क्योंकि एसिडेट जो अम्ल होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है। और अम्ल होने के कारण कौन सा रोग उत्पन्न करता है, वसीय यकृत रोग उत्पन्न करता है। यानी कि यकृत के अंदर कुछ सूजन आ जाती है जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है उसका संश्लेषण नहीं हो पाता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, इससे दूसरा क्या कुप्रभाव है इसका, दूसरा कुप्रभाव समझना कि इससे व्यक्ति का जो सामंजस्य या संतुलन होता है वो कमजोर हो जाता है। देखा होगा तुमने शराबियों को ऐसे चलते हुए और चलते चलते नाले में गिर जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उनका क्या है, मानसिक संतुलन हिला हुआ है इस टाइम पे, ठीक है। जब वो चलेंगे तो दोलन गति करेंगे, यानी इधर 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 ऐसे हिलते डुलते चलेंगे, ठीक है। जब हिलते डुलते चलेंगे तो कहीं पे भी गिर जाएंगे वो। अगर ज्यादा मात्रा में उन्होंने शराब का सेवन कर रखा है तो कोई नाली में पड़ा है, उसके चेहरों को कुत्ते चाट रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे दूसरी चीज क्या आ जाएगी, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा अपने, कि व्यक्ति का संतुलन कमजोर हो जाता है। अगर वो गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी चलाते चलाते किधर भी पड़ जाएगा, किसी के भी सामने गाड़ी को ले जाएगा, फिर ट्रकों से भिड़ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है उसके साथ, कोई भी घटना हो सकती है। इसीलिए तो बोलते हैं कि शराब पी के क्या नहीं चलानी चाहिए, गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तो व्यक्ति का संतुलन क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और तीसरी चीज ये है कि उसकी आर्थिक स्थिति भी क्या हो जाएगी, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। अब आर्थिक स्थिति कमजोर किस वजह से होगी, सब जानते हैं इसका कारण कि नशा जो है उसकी क्या लगती है, लत लगती है। तो एक दिन तुमने बाटली पी ली तो दूसरे दिन भी बाटली पीनी पड़ेगी, फिर दूसरे दिन पी लिया तो हर संडे को प्लान बनने लगेगा, हर संडे को बनेगा, फिर हर दिन प्लान बनेगा। तो इस तरीके से पार्टी की आदत हो जाएगी और तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि चौथा पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि सामाजिक स्थिति भी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो लिख देते हैं सामाजिक स्थिति कमजोर होगी। तो 4 पॉइंट याद कर लेंगे यहाँ पे। इसके अंदर क्या पाया जाता है, एथिल एल्कोहल पाया जाता है। एथिल एल्कोहल जो है वो जब यकृत के अंदर जाएगा तो एसिड एल्डिहाइड में बदल जाएगा। एसिड एल्डिहाइड क्या होता है, विषैला होता है, जिसके कारण वसीय यकृत रोग उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति का संतुलन कमजोर हो जाता है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और सामाजिक स्थिति भी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया, ठीक है। देखो अगला टॉपिक, अगला टॉपिक देखना, मदिरा का सेवन। अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, मदिरा पढ़ लिया। अब क्या देखेंगे अपन, अफीम। तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा अपने पास, अफीम। अब अफीम का क्या प्रभाव पड़ेगा अपने शरीर के ऊपर वो देख लेना। पहली चीज तो ये कि अफीम प्राप्त कहाँ से किया जाता है। जैसे मान लो कि तुम्हारा नाम पहले पूछेंगे, तुम्हारे पिताजी का नाम पूछेंगे, पिताजी का नाम, यानी कि प्राप्त कहाँ से हुए हो तुम, तुम्हारे पिताजी से, क्योंकि पिताजी के ही तो छोरे हो। तो सबसे पहले पिताजी का नाम पूछेंगे। कोई गांव में गए तुम, अब गांव में कोई बूढ़े ठाडे लोग बाग बैठे हैं, वो पूछेंगे कि भाई किसका छोरा है, तो किसका छोरा है, पिताजी का नाम पूछा। तो इसका मतलब अफीम जो है वो प्राप्त कहाँ से किया जाता है, तो वो पूछेंगे वो सबसे पहले, ठीक है। तो प्राप्ति स्रोत क्या हो जाएगा, इसके पादप का नाम पूछेंगे। तो पादप का नाम क्या हो जाएगा इसका, पेपेवर, पेपेवर सोमनिफेरम,
इसके पादप का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेपेवर सोमनिफेरम, यानी कि ये पेपेवर सोमनिफेरम से प्राप्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसका क्या आ जाएगा कि इसका जो दूध होता है, इसके दूध में 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, इसका जो दूध होता है, देखो दूध कहां से प्राप्त किया जाता है वो भी समझ लो कि ये जो दूध है, ये किससे प्राप्त किया जाएगा? पादप के डोडे से प्राप्त किया जाएगा, या अपन बोल दे कि पादप के फल से प्राप्त किया जाता है। तो अपन बोल दे कि अफीम के दूध अफीम के फल से प्राप्त होता है। तो यानी कि जो ये दूध प्राप्त हो रहा है, दूध कहां से प्राप्त हो रहा है? अफीम के पादप में जो फल होता है उससे ये दूध प्राप्त हो रहा है अपन को। ठीक है, अब इस दूध को सुखा के क्या प्राप्त किए जाते हैं? 30 प्रकार के एल्केलॉइड प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन इनमें प्रमुख कौन से हैं? 5। ये मत सोचना कि 30 याद करना है, तुम ये बिनाकामी सट्टे में आ जाओ। 30 याद नहीं करना है अपन को, कितने याद करना है? मात्र 5 प्रमुख एल्केलॉइड नाम याद करना है अपन को। ठीक है, तो 5 प्रमुख कौन कौन से होते हैं? 5 प्रमुख, अब ये 5 प्रमुख कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा मॉर्फिन, फिर हो जाएगा कोडीन, फिर हो जाएगा निकोटीन, एक हो जाएगा पेपेओरिन, और अगला क्या हो जाएगा? सोमनिफेरिन। तो 5 प्रमुख कौन कौन से हो जाएंगे? मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेओरिन और सोमनिफेरिन। ये 5 प्रमुख होते हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं? अफीम के अंदर पाए जाते हैं। अब अफीम के अंदर पाए जाते हैं तो कुछ ना कुछ रीजन होगा इनका पाए जाने का। ठीक है, तो इसके अंदर जो मॉर्फिन और कोडीन होते हैं, इनसे क्या बनाई जाती है? दवाइयां क्या बनाई जाती है? इनसे दवाइयां बनाई जाती है। तो दवाइयां किससे बनाई जाती है? मॉर्फिन व कोडीन से। और कौन सी दवाइयां बनाई जाती है? दर्द निवारक। जैसे मान लो कि कहीं पे गिर गए, अब गिरने के बाद चोट लगी, उस चोट में अगर तुम्हारे दर्द हो रहा है तो उस दर्द को कम करने के लिए क्या खिलाई जाएगी तुम्हें? मॉर्फिन और कोडीन जैसी जिस दवाई के अंदर मॉर्फिन और कोडीन होएगा, इस प्रकार की दवाइयां तुम्हें खिलाई जाएगी। तो उसकी वजह से तुम्हें नींद आ जाएगी, क्योंकि अफीम मिला हुआ है तो नींद आ जाएगी। अब नींद आने की वजह से क्या हो जाएगा? थोड़ी देर बाद वो दर्द गायब। ठीक है, अब इसके बाद में अगला टॉपिक देखेंगे अपन। देखो अगला टॉपिक, हाँ अगला टॉपिक देखना मिलावट। ये नशीले पदार्थ मिटा देते हैं अपन। अब अगला टॉपिक क्या हो जाएगा? मिलावट। देखो आजकल हर प्रकार के सामान के अंदर क्या हो रही है? मिलावट हो रही है। ठीक है, यानी कि आजकल जो सामान आ रहा है उसमें से 30 से 40% सामान ऐसा है जिसके अंदर मिलावट होती है, मिलावट है। तो यानी कि 30 से 40% सामान के अंदर क्या पाई जाती है? यहाँ पे मिलावट पाई जाती है भारत के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें कोल्ड ड्रिंक की, तो कोल्ड ड्रिंक के भीतर के पदार्थों की मात्रा को अभी तक निश्चित नहीं किया गया है। देखो भाई, जो तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जो भी तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या गुण देखते हो? कि उसके अंदर करंट होना चाहिए बहुत तगड़ा वाला। ठीक है, अब जिसके अंदर ज्यादा करंट होएगा वही चीज तुम पियोगे। तो यानी कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक के अंदर ज्यादा ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिसके कारण उसके अंदर करंट आया। ठीक है, तो उसकी बिक्री क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इसके अंदर जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उनकी मात्रा निश्चित नहीं है, कितने भी मात्रा तुम मिला सकते हो स्वाद को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और तीसरी चीज अपने पास मिलावट के अंदर क्या आ जाएगी? जैसे मिर्ची है, अब मिर्ची का पाउडर जो होता है, लाल मिर्ची का पाउडर, उसके अंदर ईंट का चूरा मिलाया जाता है, ईंट का चूरा मिला दिया जाता है। ठीक है, अगर अपन बात करें इसी तरीके से सौंफ की बात करें, तो सौंफ के अंदर कृत्रिम, यानी कि जो मानव द्वारा बनाया जाता है, कृत्रिम हरा रंग मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं?
कृत्रिम हरा रंग मिलाते हैं, ठीक है। और चौथी बात करें अपन की हल्दी जो है, इस हल्दी के अंदर पीली मिट्टी मिलाई जाती है, पीली मिट्टी मिलाई जाती है। अगर अपन यहां पे बात करें काली मिर्च की, काली मिर्च, तो इस काली मिर्च के अंदर क्या मिलाया जाता है, पपीते के बीज मिलाते हैं। तो देखो भाई, ये तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे पूरा हो चुका है। ये खाद्य पदार्थ के अंदर मिलावट कौन कौन सी की जाती है वो सारी की सारी आ चुकी है यहाँ पे। अब तुम समझना इतनी सी बात को कि तुम्हारे 10th क्लास का ये 2 दिन के अंदर पहला चैप्टर हो चुका है, ठीक है। तो तुम्हारे जब तक पेपर आएंगे तब तक मैं सारा का सारा कोर्स करवा दूंगा, कोई दिक्कत मत लेना, बस साथ के साथ मेरे याद करते जाओ, भला ही चाहते हैं हम तुम्हारा, ठीक है। साथ के साथ याद करते जाओगे, एग्जाम के अंदर बहुत शानदार नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारे, ठीक है। ये ऑनलाइन इसीलिए व्यवस्था चालू करी है हमने, क्योंकि अभी हम भी घर पे बैठे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा भला ही हो जाए, तो तुम याद कर लो सारी की सारी चीजों को, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए भी ये मतलब फायदेमंद है, क्योंकि तुम जानते हो कि वहां पे अगर तुमसे ये बात पूछ ली कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सा अफीम के अंदर कौन से प्रमुख एल्केलॉइड पाए जाते हैं, तो तुम कहां से बताओगे, नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो रेट के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। जो किताबों के अंदर दिए हुए होते हैं, एनसीईआरटी की, आरबीएससी की किताबों के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं वही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो तुम साथ के साथ इनको याद करते जाओ, कंपटीशन वाले भी और तुम्हारे जो आरबीएससी वाले स्टूडेंट है वो भी साथ के साथ याद करते जाओ, ताकि तुम्हारे एग्जाम के अंदर बहुत शानदार नंबर आ जाए। वैसे भी 4 नंबर का टॉपिक है, तो 4 नंबर का टॉपिक है तो याद तो करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे अगला टॉपिक अपना नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है। जय हिंद।